नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जो वीडियो है वो कंटिन्यूटी में ही है। पिछला वीडियो मैंने लुइस ड्यूमोंट पे डाला था, उनके लाइफ स्केच को एक्सप्लेन किया था, साथ में मैंने उनके कंट्रीब्यूशंस को और उनकी राइटिंग्स को हाईलाइट किया था कि उनके कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन सबको मैंने बताने का प्रयास किया था। तो और साथ में जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि इंडियन स्टडीज़ पे ही बेस्ड है, होमो हेरार्किकस, उसमें जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन है मैंने उसको भी बताया था। क्योंकि लुइस ड्यूमोंट के जब भी हम कास्ट स्टडी को पढ़ते हैं या उसके बारे में आंसरिंग करते हैं तो उनके होमो हेरार्किकस बुक से ही उठाते हैं चीज़ों को। तो आप अगर वो पूरे 11 चैप्टर्स में जो पूरी वो बुक डिवाइडेड है, अगर आप हर चैप्टर के दे देंगे कंटेंट के, इन चैप्टर्स में ये डिस्क्राइब किया गया, इन चैप्टर्स में ये डिस्क्राइब किया गया है, उसका एक फ्लो चार्ट जैसा बना देंगे या उसके एक वेन डायग्राम्स जैसा बना देंगे तो आपकी आंसरिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आज हम लोग उनके कास्ट स्टडी को पढ़ते हैं। उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया, साथ में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट, उसको भी समझेंगे। क्योंकि जो पूरी इंडियन सिस्टम की जो कास्ट स्टडी है वो पूरी अकॉर्डिंग टू लुइस ड्यूमोंट वो पूरी प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के ही कंसेप्ट पे है। तो हमें प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा आप देख सकते हैं कि लुइस ड्यूमोंट का ही मैंने नाम लिखा है, हम इन्हीं की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकी जो कास्ट स्टडी की थ्योरी है वो किस किताब में हमें मिलती है, वो मिलती है होमो हेरार्किकस कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ये पूरी बुक पूरा बुक का नाम है। 1966 में ये बुक पब्लिश हुई है। और इनका जो कास्ट स्टडी था वो हम मेनली जो था वो टेक्सचुअल आधार पे था। क्योंकि ये किसके फॉलोवर थे, ये इंडोलॉजिकल स्टडी के फॉलोवर थे। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडोलॉजिकल स्टडी, इस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आपने पढ़ा है कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, अभी तक नहीं पढ़े तो उसका भी वीडियो मैंने दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साथ में ये उसी को टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो जीएस घूरिये, लुइस ड्यूमोंट, इन सब को हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ही रखते हैं। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे ये ज़्यादा फॉलो किए, पर इनका जो और मेन पर्सपेक्टिव था वो है एक मैक्रो पर्सपेक्टिव और एक माइक्रो पर्सपेक्टिव, दोनों को ही फॉलो करते हैं। मैक्रो पर्सपेक्टिव में क्या आता है, जो कि घूरिये भी इसी स्टडी पे बेस्ड था, घूरिये का भी कास्ट स्टडी जो था वो मैक्रो पर्सपेक्टिव पे ही बेस्ड था। एंड दिस इज मेनली रिलेटेड टू द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब जो पुराने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप याद करिए तो आपको टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। माइक्रो पर्सपेक्टिव क्या है, ये एम्पिरिकल स्टडीज़ है, कंटेक्स्ट के बेसिस पे है, ठीक है। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, एम्पिरिकल स्टडी क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम चीज़ों का पता लगाते हैं, ये होता है टेक्स्ट पे, ये होता है कॉन्टेक्स्ट, एम्पिरिकल स्टडी। और टेक्सचुअल स्टडीज़ क्या होते हैं, जब हम पास्ट में जा कर के उससे रिलेटेड जब हम हिस्ट्रीज़ को तलाशने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को तलाशने की कोशिश करते हैं, या जो ट्रैवलर्स आए उनकी राइटिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे होते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी थी वो मैक्रो स्टडीज़ एंड माइक्रो स्टडीज़ दोनों पे बेस्ड थी, मेनली मैक्रो स्टडीज़ पे ही बेस्ड थी। अब आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, इन पे इनका जो कास्ट थ्योरी है, ठीक है, लुइस ड्यूमोंट का, उस पर किसका इन्फ्लुएंस पड़ा, किससे ये ज़्यादा प्रभावित है, किनके सिद्धांतों को उठा करके ही इन्होंने अपने कास्ट थ्योरी को दिया है। तो पहला जो इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लेवी स्ट्रॉस का, ओके। लेवी स्ट्रॉस का आप सभी नाम जानते हैं। लेवी स्ट्रॉस का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ही बोरोड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम द लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, याद रखिएगा, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, बाइनरी अपोजिट का कंसेप्ट, ठीक है।
बाइनरी अपोजिट मतलब द्विआधारी विपरीत, मैंने हिंदी में भी लिखा है। इसको उन्होंने लेवी स्ट्रॉस से उधार लिया और इसी के आधार पे प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट दिया। प्यूरिटी एंड पोल्यूशन भी तो द्विआधारी विपरीत है। द्विआधारी विपरीत मतलब कि एक इस छोर पे है तो एक इस छोर पे है, दोनों ही अलग है। या तो कोई चीज़ प्योर होगी या तो कोई चीज़ इम्प्योर होगी। ये है द्विधारी विपरीत। या कोई गोरा होगा या कोई काला होगा, या कोई केंद्र में होगा या कोई परिधि में होगा, या कोई लंबा होगा या कोई छोटा होगा, या पूरब होगा या पश्चिम होगा। ये द्विआधारी विपरीत का कंसेप्ट है। तो लेवी स्ट्रॉस से इन्होंने बाइनरी अपोजिट का कंसेप्ट लिया, द्विआधारी विपरीत किस चीज़ को समझाने को, प्योरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट को समझाने के लिए। नेक्स्ट जो ये इन्फ्लुएंस है, ये नेक्स्ट इन्फ्लुएंस है बॉगल से, ठीक है। बॉगल BOUGLE, बॉगल से ये इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इनकी जो कास्ट थ्योरी है वो मेनली पूरी बॉगल से ही हमें देखने को मिलती है। बॉगल ने जिस तरह का एक्सप्लेनेशन किया है उसी तरह का इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई बॉगल्स कल्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कास्ट एंड हिज आइडियाज दैट डिवीजन ऑफ लेबर इन कास्ट सिस्टम इज नॉट एन इकोनॉमिक बेसिस बट अ कल्चरल बेसिस एंड हेंस इट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। क्या इन्होंने बताया है कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, वो किस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, सांस्कृतिक आधार पे ही निर्भर करती है हमारी जाति व्यवस्था। इसलिए जाति व्यवस्था एक्सप्लॉयटेटिव बॉडी नहीं है, ऐसा बॉगल्स बोलते हैं। आगे बॉगल आर्ग्यू करते हैं कि द पोजीशन ऑफ एवरी कास्ट इज रिलेटिव टू ब्राह्मण्स एंड दीज कास्ट इवेलुएट देमसेल्व्स टेकिंग द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स एज रेफरेंस। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बॉगल्स, इससे बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को ड्यूमा ने अपने पूरे कास्ट सिस्टम की थ्योरी में लिया। इनका कहना है, बॉगल्स का कहना है कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीन पे बना रही हूँ, जो ब्राह्मण्स हैं आप जानते हैं स्ट्रेटा में ऊपर हैं और ब्राह्मण्स को ही बाकी अन्य जाति वाले फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बाकी दूसरी जाति वाले हैं, ये एक कास्ट है, ये एक कास्ट है, ये एक कास्ट है, ये एक कास्ट है, सारे अलग अलग कास्ट हैं और सब का रेफरेंस ग्रुप क्या हो गया, ये ब्राह्मण्स। सब ब्राह्मण्स के ही चीज़ों को, आप एम एन श्रीनिवास का कंसेप्ट याद करिए, ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट, पहले उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, बाद में फिर उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट बदल करके उन्होंने संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया। पहले जब उन्होंने स्टडी किया था ना तो उन्होंने पाया था कि लोग ब्राह्मण के रिचुअल्स का, ब्राह्मण्स के जो लाइफ स्टाइल है, ड्रेसिंग्स है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ब्राह्मण्स हटा करके देखा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो डोमिनेंट कास्ट हैं लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए फिर संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट लाया, संस्कृतिकरण का कंसेप्ट लाया। इसी तरह ल्यू ड्यूमा ने भी कहा है कि ल्यू ड्यूमा ने, जिससे प्रभावित हैं बॉगल ने भी कहा है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो कोर में रहते हैं, वो रेफरेंस ग्रुप की तरह काम करते हैं और इन्हीं का अनुसरण बाकी अन्य जातियां करती हैं, ठीक है, ऐसा कहा। और इसी चीज़ को उन्होंने भी लिया है, ड्यूमा ने भी इसी चीज़ को अडॉप्ट किया है। अब बॉगल्स ने 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कास्ट की। एक हायरार्की बताई है कि हर जाति में संस्तरणात्मक व्यवस्था पाई जाती है, हायरार्कियल सिस्टम पाया जाता है। आपको पता है हायरार्कियल सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हायरार्कियल व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा है कि हर जाति के मध्य आपस में सामाजिक दूरी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है। वो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों हो सकती है, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो खान पान का निषेध होता है उसके आधार पे हो सकती है, शादी विवाह का, जो विवाह का निषेध होता है कि इस जाति के लोग इस जाति से विवाह नहीं करेंगे, उसका निषेध होता है, छुआछूत का निषेध होता है, व्यापार का, जो जिस व्यापार को करता है उस व्यापार के आधार पे भी निषेध होता है कि अगर आप अपवित्र कार्यों में जुड़े हुए हैं तो जो पवित्र कार्य वाले हैं उससे दूरी बना के रखेंगे। तो जाति के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग पाई जाती है और उस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इंटरडिपेंडेंसी भी पाई जाती है, मतलब एक जाति के लोग दूसरी जाति पे निर्भर भी होते हैं। आप देखिए ये कैसे दिखता है हमें, आप सभी जजमानी व्यवस्था का नाम सुनोगे ना, जजमानी सिस्टम आप सुने होंगे। जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि एक जजमान होता है और एक कमीन होता है, ठीक है। सेवा प्राप्त करने वाला, जिसे सेवा मिलती है वो जजमान होता है और जो सेवा देता है,
दोज हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज, उन्हें हम कमीन कहते हैं, जजमानी व्यवस्था में होता है। इस जजमानी व्यवस्था के तहत जजमान और कमीन के संबंध के तहत हर जातियों के मध्य इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। दे ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। ओके, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी है पर साथ साथ में इंटरडिपेंडेंसी भी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोगल ने लिया और इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ल्यू ड्यूमा ने अपने स्टडी में कहा है। पूरे जब भारत के जाति व्यवस्था को वो अध्ययन किए तो उसमें उन्होंने ये कहा, और आपने देखा है कि जब वो स्टडी किए हैं तो साउथ इंडिया से ज़्यादा वो प्रभावित रहे, ज़्यादा वो अट्रैक्ट रहे हैं। साउथ इंडिया में उनकी स्टडीज़ ज़्यादा हुई है कंपैरेटिवली टू नॉर्थ इंडिया। तो जातियों के मध्य सामाजिक दूरी जो है और हायरार्की है, संस्तरण है और अंतर्निर्भरता है, ये सारी चीज़ भी किस पे डिपेंड करती है? प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट पे। अब यहाँ ड्यूमा का स्पेसिफिक है। ड्यूमा बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्यों, तो ये सारी चीज़ें हैं प्यूरिटी और पॉल्यूशन की वजह से, पवित्रता और अपवित्रता। ये जो जाति व्यवस्था के कोर में पवित्रता और अपवित्रता चीज़ छुपी हुई है कि ये जाति व्यवस्था क्यों बनी हुई है, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता जैसे कंसेप्ट हैं। इसको आगे चल करके ड्यूमा एक्सप्लेन करते हैं और इसी को मैं भी आगे चल करके एक्सप्लेन करूँगी। अब आता है, एक मिनट, अब आता है पवित्रता और अपवित्रता, थोड़ा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट जिसे हमें समझना होगा। कभी कभी सिर्फ कास्ट सिस्टम के अलावा प्यूरिटी और पोल्यूशन के भी कंसेप्ट आ जाते हैं, कभी सिर्फ कास्ट आ जाता है तो भी उसमें हमें प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट लिखना होगा। अब देखते हैं कि जो प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक, कोई चीज़ शुद्ध है और कोई चीज़ अशुद्ध है, कोई चीज़ पवित्र है और कोई चीज़ अपवित्र है। पवित्रता भी जो होती है, प्यूरिटी भी जो होती है, वो 2 तरह की होती है और पॉल्यूशन भी 2 तरह का होता है। मतलब पवित्रता भी इट इज़ ऑफ ऑल्सो 2 टाइप्स एंड पोल्यूशन इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ओके, पवित्रता के कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक होता है स्थायी पवित्रता और एक होता है अस्थायी पवित्रता। इसके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है परमानेंट प्यूरिटी, ठीक है, स्थायी पवित्रता के लिए। और अस्थायी पवित्रता के लिए क्या यूज़ किया जाता है? टेम्पररी प्यूरिटी। ओके, टेम्पररी प्यूरिटी, ठीक है। मैंने स्टेबल और अनस्टेबल लिखा है, वैसे परमानेंट प्यूरिटी और टेम्पररी प्यूरिटी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ड। और उसी तरह अपवित्रता भी 2 तरह की होती है, एक स्थायी अपवित्रता परमानेंट पोल्यूशन और एक होता है अस्थायी अपवित्रता टेम्पररी पोल्यूशन, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों क्या हैं। तो ड्यूमा ने अपने जाति संबंधी अध्ययन को पवित्रता एवं अपवित्रता की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशंस के आधार पर रखा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या पोजीशंस रखा? रिलेटिव पोजीशंस के आधार पर रखा, मैं यहाँ बोलती हूँ। और इस रिलेटिव पोजीशंस की वजह से जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ड्यूमा हैव प्लेस्ड दिस कास्ट स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन, ये है ना, एक मिनट, ये ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्यूरिटी एंड पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम प्यूरिटी इज दैट विच, मतलब होली, या प्यूरिटी इज दैट विच इज लेस प्रोफेन। एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि पवित्रता क्या है? जो कम अपवित्र है, और अपवित्र क्या है? जो कम पवित्र है। समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि प्योरिटी इज दैट विच इज लेस प्रोफेन, सिमिलरली profane is that which is less sacred. Okay, that is purity and pollutions are complementary to each other, and on the basis of this hierarchy is determined in every aspects of Indian society. Okay, समझ में आया ये कि इसी प्योरिटी और पोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में हमें हायरार्की दिखाई दे रही है। एक मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये देखिए कि सोसाइटी में मान लीजिए इस तरह से एक ये सोशल स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें अलग अलग जो हैं वो अलग अलग कास्ट यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। ये कैसे जा रहा है? ये लोअर से किधर जा रहा है? अपर की तरफ जा रहा है। ओके, लोअर कास्ट से अपर कास्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अपर कास्ट का व्यक्ति एकदम टॉप पे बैठा है और लोअर कास्ट के लोग नीचे बैठे हैं। ये एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ठीक है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं,
जो स्थायी पवित्रता होती है, जो परमानेंट प्यूरिटी होती है। परमानेंट प्यूरिटी क्या है कि जो इस हायरार्कियल सिस्टम में सबसे ऊपर होगा वो ऑलरेडी प्योर है, ठीक है, और परमानेंट है, मतलब कि अगर आप इनके बच्चे भी इसी कुल खानदान में पैदा हो गए तो भी प्योर हैं, ठीक है, आगे के बच्चे भी हो गए तो भी प्योर है, मतलब कि परमानेंट प्योरिटी जो है, जो अपर कास्ट आर ऑलवेज प्योर डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल पोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम का जो कल्चरल पोजीशन है उसमें अपर कास्ट एकदम ऊपर बैठा हुआ है, ये परमानेंट प्योरिटी है, ठीक है, हमेशा शुद्धता की, स्थायी शुद्धता की। अब अस्थायी पवित्रता क्या होता है, मतलब पवित्र होंगे पर कुछ देर के लिए होंगे, टेम्पररी होंगे, ओके। इसमें क्या है कि जो लो कास्ट का बंदा है वो कुछ ऐसा काम करे जो कुछ समय के लिए वो ऊपर चला जाए इन द सेंस कि वो प्योर हो जाए, क्योंकि ये हायरार्कियल सिस्टम भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्यूरिटी और पोल्यूशन के ही कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। तो कैसे होगा कि कुछ समय के लिए वो यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, अनुष्ठान करे, कुछ ऐसे रिचुअल्स करे जिससे वो जब तक उसको कर रहा है, जब तक उसको संपादित कर रहा है तब तक तो वो शुद्ध है। जैसे ही वो रिचुअल्स ख़त्म होंगे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ समाप्त होंगे, वो फिर से अपने इसी कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब फिर से वो अशुद्धता की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक स्थायी पवित्रता होता है, परमानेंट प्यूरिटी जो होती है वो ऊपर बैठा व्यक्ति हायरार्कियल सिस्टम में, कल्चरल सिस्टम में परमानेंट प्योर है। पर अस्थायी पवित्रता मतलब पवित्रता आई पर कुछ देर के लिए आई, कैसे आई कि जो लोअर स्ट्रेटा पे कास्ट है वो कुछ ऐसे कर्म करे, यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, दक्षिणा दे, तो इससे क्या होगा कि कुछ समय के लिए अपने जो अपवित्रता वाला इनका एक है उससे वो निजात पाए और उतने देर के लिए वो पवित्रता की कोटि में पहुंच गया, कैटेगरी में पहुंच गया। तो यही है कि एट द टाइम ऑफ यज्ञ, वर्शिप, recitations, rituals, etc., the lower caste become holy or pure over the time but become impure as soon as the rituals are over. Okay? ये आप समझ गए अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, जो अपवित्रता के दो स्वरूप थे, ठीक है। अब पहले हम लोगों ने प्यूरिटी का समझा, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार सुन लीजिए इस चीज़ को, बहुत मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको डाउट ना हो किसी तरह का। अब परमानेंट अब क्या है, अपवित्रता। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। ये प्यूरिटी की जगह पे यहाँ पर क्या होगा, पोल्यूशन होगा, या ये प्यूरिटी काट करके इसको पोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोल्यूशन के दो टाइप्स हम लोग बता रहे हैं। पोल्यूशन के दो टाइप्स क्या क्या हैं, एक परमानेंट पोल्यूशन है और एक टेम्पररी पोल्यूशन है, मतलब एक जो हमेशा के लिए इम्प्योर हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर स्ट्रेटा है, ठीक है, स्ट्रेटा पे ये अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो जो नीचे के कास्ट का है व्यक्ति, ठीक है, वो परमानेंट पोल्यूशन के कैटेगरी में आएंगे, परमानेंट पोल्यूशन, क्योंकि वो लोअर स्ट्रेटा पे हैं और बाकी और चीज़ों से भी प्यूरिटी एंड पोल्यूशन गवर्नड होते हैं। फिलहाल मैं हायरार्कियल सिस्टम के आधार पे बता रही हूँ। और ये तो इस हो गया स्थायी अपवित्रता, परमानेंट पोल्यूशन। पर अस्थायी अपवित्रता क्या होता है, अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। जो ऊपर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो कि परमानेंट प्योर हैं, पर कुछ समय के लिए ये भी इम्प्योर हो जाते हैं। कैसे कि अगर घर में मृत्यु हो जाती है या किसी का जन्म होता है, आप देखें कि जन्म में 21 दिन का छूत लगता है, मृत्यु होती है तो कहीं 13 दिन, कहीं 11 दिन, जैसे जैसे सबके रिचुअल्स होते हैं उतने समय के लिए लोग अपवित्र होते हैं। या जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में, जो मेंसेस या पीरियड्स आते हैं, तो वो 5-6 दिन हम अपवित्र की कोटि में चले जाते हैं। तो ये टेम्पररी पोल्यूशन है, ठीक है, कुछ देर के लिए हमें हुआ, हम इम्प्योर हुए, बट फिर हम आगे प्योर हो गए यहीं पर इसी। तो ये ऊपर स्ट्रेटा का व्यक्ति भी कुछ समय के लिए इम्प्योर हो जाता है। जैसे मैंने आगे पीछे बताया था कि कुछ समय के लिए जो नीचे स्ट्रेटा का व्यक्ति है वो कुछ समय के लिए प्योर हो जाता है जब यज्ञ पूजा पाठ करता है। उसी तरह ऊपर स्ट्रेटा का बैठा व्यक्ति भी कुछ समय के लिए
इम्प्योर की कैटेगरी में हो जाता है। और वो कब कब होते हैं मैंने बताया है यहाँ पर, अभी भी बता रही हूँ कि जन्म के समय, मृत्यु के समय, या वही मासिक धर्म के समय, शारीरिक अशुद्धता के समय, इन समय पे अस्थायी अपवित्रता होती है। तो ड्यूमा का मानना है कि संस्तरण मतलब हैरार्की भारतीय समाज की मौलिक विशेषता है। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो हैरार्कियल स्ट्रक्चर पाया जाता है वो एक फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, ठीक है, जो पवित्रता या अपवित्रता के द्वारा ही निर्धारित। और ये हैरार्कियल सिस्टम गवर्न्ड कैसे होता है, ये प्यूरिटी और पोल्यूशन के थ्रू होता है। मतलब इस हैरार्कियल सिस्टम पे, एक मिनट, इस हैरार्कियल सिस्टम पे जो प्योर प्रोफेशन को अब एक एक करके मैं देखिए आपको मैंने यहाँ अभी मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये देखिए ये ठीक है, कि किस किस आधार पे ये हायरार्कियल सिस्टम में प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट बना हुआ है। तो शारीरिक संपर्क के आधार पे भी, गुण कर्म के आधार पे भी, और रंग के आधार पर भी। अब इसको मैं समझा रही हूँ आपको पीछे चल करके कि इसको तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब जो हम आपको बता रहे थे, एक मिनट, ये जो हायरार्कियल सिस्टम है वो इंडियन कास्ट सिस्टम का एक बेसिक फंडामेंटल जिसको हम कह सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये किससे गवर्न होता है, ये प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के से गवर्न होता है। प्यूरिटी और पोल्यूशन हमें कई चीज़ों में दिखाई देती है, जैसे शारीरिक संपर्क में भी दिखाई देती है। मतलब किसी जाति से माना जाता है कि हमारा शारीरिक संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, एंड वी गेट पॉल्यूटेड, और हम पॉल्यूट हो गए। तो ऐसी जाति व्यवस्था को हम इस हायरार्कियल सिस्टम में नीचे प्लेस पे रखेंगे, और जो लोग पॉल्यूट होते हैं, जो ऐसा मानते हैं, वो हायरार्कियल सिस्टम में ऊपर होंगे। इसी तरह कर्म के आधार पे देखिए तो पवित्रता और अपवित्रता है, मतलब कि जो पोल्यूटेड कामों में लगे रहेंगे, जैसे माना जाता है, जो सब सारी स्टडीज़ ड्यूमा ने दी, ड्यूमा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए। अब जैसे कि जो चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, या जो साफ़ सफाई काम करने वाले लोग हैं, ये क्या है, मतलब कर्म के आधार पे मैं बता रही हूँ, वो इम्प्योर की कैटेगरी में है। और जो लोग पूजा पाठ से रिलेटेड हैं, जो लोग दूसरों को शिक्षा दीक्षा देने में से संबंध रखते हैं, जो लोग दूसरों के रक्षार्थ संबंध रखते हैं, व्यवसाय का संबंध रखते हैं, वो क्या है, वो इस स्ट्रेटा में चूँकि प्योर है तो इस स्ट्रेटा में ऊपर है। उसी तरह रंग के आधार पे भी कहीं दिखाई जाता है, जो काले रंग के लोग हैं स्ट्रेटा में, उनको इम्प्योर माना जाता है तो वो नीचे दिखाई देते हैं, और जो सवर्ण हैं वो स्ट्रेटा में ऊपर दिखाए जाते हैं। तो ये पूरा प्यूरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, शारीरिक संपर्क के आधार पे, गुण कर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, एक और यहाँ पर आधार है फूड बिहेवियर के आधार पे, हमारे खान पान का जो व्यवहार है उसके आधार पे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कि नॉन वेजिटेरियन है, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो हमें इम्प्योर माना जाएगा और हम स्ट्रेटा में नीचे होंगे। और उसी तरह से जो वेजिटेरियंस हैं, जो ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, वो प्योर हैं और वो स्ट्रेटा में ऊपर माने जाते हैं। तो इसी तरह से पूरा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स दे करके ड्यूमा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे चल के यही क्रिटिसिज्म का आधार भी बनता है, क्योंकि हर जगह पे ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं। आगे मैं क्रिटिसिज्म में बताऊँगी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ड्यूमा ने कुछ और चीज़ें कही हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट प्ले एन इंटीग्रेटिव रोल इन इंडियन सोसाइटी एंड इट इज़ डिस्टिंक्टिव ऑफ इंडिया, कि भारत में जो जाति है वो बहुत ही प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है और एक अलग विशेषता है जो कि और जल्दी हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। इन्होंने कास्ट को डिफाइन भी किया है। जब भी आप कास्ट का डेफिनेशंस लिखेंगे तो आप अलग अलग लोगों के डेफिनेशंस लिखेंगे, उसमें ड्यूमा के भी डेफिनेशन लिखेंगे। ये क्या बोले हैं कि अ कास्ट इज़ अ सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड किनशिप सिस्टम सस्टेन्ड बाय सर्टेन रूल्स। इन्होंने क्या लिखा है कि जाति आर्थिक, राजनीतिक और नातेदारी व्यवस्थाओं के संबंधों का एक समूह है जो कुछ मूल्यों द्वारा कायम होता है। ड्यूमा का कहना है कि जाति स्तरीकरण का एक रूप नहीं है बल्कि असमानता का एक विशेष रूप है। ड्यूमॉन्ट ये मानते हैं कि जो जाति है, जो कास्ट सिस्टम है,
वो इंडिया में इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। ये उन्होंने बताया है कि ये असमानता के आधार पे, क्योंकि असमानता तो आप देख रहे हैं ना, किसी को स्पेशल प्रिविलेज मिला है, किसी को कम प्रिविलेज मिला है, तो ये असमानता ही दिखाई देती है। तो ड्यूमा ने इस तरह से कहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है, जब भी आप आंसर लिखेंगे इस पॉइंट को ज़रूर लिखेंगे कि ड्यूमोंट आइडेंटिफाइज हायरार्की इज द इसेंशियल वैल्यूज अंडरलाइंग द कास्ट सिस्टम सपोर्टेड बाय हिंदू की एक बहुत इस जाति व्यवस्था में जो हायरार्की है, संस्तरण है, जो कि उन्होंने बॉगल से ही इस कंसेप्ट को लिया, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हिंदुओं द्वारा ज़्यादातर समर्थित सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि इन्होंने एक, जैसे घुरिये का जब हम कास्ट सिस्टम पढ़े थे तो घुरिये ने जाति की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, उसी तरह से ड्यूमा ने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दिया, उसको मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, कई किताबों में ये भी ऐसे भी दिखता है, कई किताबों में ऐसे भी दिखता है। पहला है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ द कास्ट इन मैटर्स ऑफ मैरिज एंड कॉन्टेक्ट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कि सेपरेशन ऑफ टू, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ टू दिखता है। जैसे मैंने बताया था ना कि लेवी स्ट्रॉस का जो द्विआधारी कॉन्सेप्ट है, बाइनरी अपोजिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, द्विआधारी विपरीत का जो कॉन्सेप्ट है, उसी से इन्होंने सेपरेशंस ऑफ टू लिया। सेपरेशंस ऑफ टू ये हमें अलग अलग 2 तरह के छोर दिखते हैं प्योरिटी और पॉल्यूशन के आधार पे। किस किस बेसिस पे? विवाह के बेसिस पे और सामाजिक संपर्क के बेसिस पे, सोशल कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पे, और विवाह के रूप में हमें प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता दोनों 2 तरह के सेपरेशन नज़र आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने क्या बताया कि डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जा रहा है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर। मैंने बताया कि जो शुद्ध काम करने वाले लोग हैं वो अलग काम करेंगे, वो पठन पाठन का काम करेंगे, शिक्षा दीक्षा का काम करेंगे, सेवा व्यवसाय का काम करेंगे, और जो इम्प्योर बिजनेस में है, जैसे चमड़े का काम करना, कपड़ा धोने का काम करना, फिर साफ़ सफाई का काम करना, तो ये प्यूरिटी और इम्प्योरिटी के आधार पे हमारा यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर दिखता है। पर डिवीज़न ऑफ लेबर भी दिखते हुए भी इंटरडिपेंडेंसी भी दिखती है, हर जाति की एक दूसरे पे अंतर निर्भरता दिखती है, जो मैंने जजमान और कमीन के संबंध के आधार पे उधर एक्सप्लेन किया है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया है सुपीरियरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर, कि हमेशा से इम्प्योर के ऊपर प्योर की सुपीरियरिटी रही है। जैसे ग्रेडेशन ऑफ स्टेटस और हायरार्की विच रैंक्स द ग्रुप और रिलेटिवली सुपीरियर टू इन्फीरियर टू वन अनदर, मतलब कि जो सुप्योरिटी और ऑफ प्योर, मतलब जो प्योर है, जो शुद्ध है, उसकी सुप्योरिटी बनी हुई है, और इम्प्योर जो है उसकी सुप्योरिटी नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो these unique core principles of caste hierarchy according to Dumont are observed in scriptural formulation as well as in the everyday life of Hindu। ये कहें कि ये जो 3 विशेषताएं हमने पीछे पढ़ी, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ टू पढ़ा, फिर डिवीज़न ऑफ लेबर और इंटरडिपेंडेंस पढ़ा, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा सुपीरियरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ये हमें हिंदुओं के हर दिन के रोज के लाइफ में दिखाई देती है कास्ट के आधार पे। एंड ही आइडेंटिफाइज नंबर ऑफ प्योर एंड इम्प्योर प्रैक्टिसेस विच आर अटैच्ड विथ नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। मैंने बताया कि ड्यूमा ने बहुत सारे प्रैक्टिसेस अपने, जब आप इनके ओरिजिनल बुक होमो हायरार्किकस पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस प्योर और इम्प्योर को अलग अलग मतलब दिखा रहे हैं। अभी इतना यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं क्रिटिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा क्रिटिक्स देखते हैं कि इनका क्रिटिक्स किस किस आधार पे होता है। पहला जो इनका क्रिटिक्स का आधार है वो है टू टेक्सचुअल, मतलब बहुत ज़्यादा ये टेक्सचुअल हो गए हैं। मतलब चूँकि ये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हैं, तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को तो हम टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो ये लोग मतलब पुराने धर्म ग्रंथों के आधार पे और जो हमारे इतिहास हैं उनके आधार पे, जो हमारे जो अगर समय समय पे ट्रैवलर्स आए उन्होंने जो लिखा, उसके आधार पे उस समय के समाज को इन लोगों ने समझने का प्रयास किया है।
तो आगे के जो लोग हैं क्रिटिसिज्म वाले, उनका कहना है कि ड्यूमा को एम्पिरिकल स्टडीज़, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, आनुभविक अध्ययन जो होता है उसको भी संपादित करना चाहिए। ये ज़्यादा टेक्सचुअल हो गए हैं, कुछ उन्होंने किया है पर ये ज़्यादा टेक्सचुअल हो गए हैं, बल्कि आज की जाति व्यवस्था को समझने के लिए उन्हें एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस का भी सपोर्ट लेना चाहिए। आंद्रे बेताई ने ये बात कहा है कि इन्होंने जाति व्यवस्था क्या थी उस पर ज़्यादा फोकस किया है, बल्कि आज क्या है जाति व्यवस्था उस पर बहुत कम इन्होंने फोकस किया है। और इन्होंने एक जो गलती की, जो कि इन्होंने बॉगल से ही लिया उस कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि ब्राह्मण्स को कोर में रखा गया। ठीक है, ये कहा गया कि जितनी जाति हैं वो ब्राह्मण्स को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, बल्कि इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, इसका किया गया कि पास्ट में बहुत सारे किंग्स होते थे, सारी सत्ता का संकेंद्रण जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होता है वो किंग्स के पास होता है, और किंग ज़रूरी नहीं था कि ब्राह्मण हो, तो सिर्फ ब्राह्मण ही केंद्र में रखा गया, ब्राह्मण का ही अनुसरण किया गया अन्य जातियों द्वारा। ये सिद्धांत बहुत सही नहीं दिखाई देता है। तो आंद्रे बेताई ने इस तरह से ये क्रिटिसिज्म किया। अब है जेराल्ड जी बैरमैन। गेराल्ड जी बैरमैन ने क्या इनका क्रिटिसिज्म किया कि इनका कहना था कि जो ड्यूमा ने अत्यधिक प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट को ला दिया, मतलब पूरे कास्ट सिस्टम को समझाने के लिए इन्होंने एक ही आधार बनाया प्यूरिटी और पोल्यूशन को, कि प्यूरिटी और पोल्यूशन की वजह से ही सोसाइटी में हायरार्की बनी रह रही है, और इसी हायरार्की की वजह से लोग ऊपर स्ट्रेटा पे हैं, नीचे स्ट्रेटा पे हैं, एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाया। तो गेराल्ड जी बैरमैन का कहना है कि ये प्यूरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट हमें हर जगह दिखाई नहीं देता है। जब हम हिमालयाज़ में जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों की स्टडी करते हैं, तो हमें वहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को इम्प्योर मानते ही नहीं है। वहाँ पर इम्प्यूरिटी मतलब पोल्यूशन का तो कंसेप्ट है ही नहीं, तो ये प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत सही दिखाई नहीं देता है कि अगर पूरा यूनिवर्सल स्टडी करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ड्यूमांट कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है वो स्टैटिक है एंड स्टैग्नेटेड है। स्टैटिक है, स्टैग्नेटेड है, मतलब कि देयर इज़ नो चेंज इन इंडियन सोसाइटी, बट ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडियन सोसाइटी स्टैटिक से, देखिए जब भी इंडियन सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं ना, तो एक मैंने पिछले भी पर्सपेक्टिव में बताया, तो जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्टडी की, ज़्यादातर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इंडियन सोसाइटी को स्टैटिक माना। ठीक है, मतलब चेंजेस नहीं देखा गया। पर जो यहाँ के लोगों ने इंडियन सोसाइटी की स्टडी की, उसमें ज़्यादातर लोगों ने उसे स्टैटिक्स नहीं डायनामिक के रूप में शो किया है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो डायनामिक नेचर दिखता है। तभी तो आज हम मतलब ठीक है कंसेप्ट बना हुआ है, पर उस कंसेप्ट में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, रूप का तो अंतर हुआ है, रूपांतरण तो हुआ है। आज भी परिवार व्यवस्था पाई जाती है, आज भी हमारी विवाह व्यवस्था पाई जाती है, पर उस विवाह के स्वरूप में आप देखिए कितना बदलाव आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी आज स्टैटिक्स है? नहीं कह सकते। इस आधार पे ड्यूमा की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है। और नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है दीपांकर गुप्ता जी ने किया। दीपांकर गुप्ता का भी कास्ट स्टडी आप पढ़ेंगे, जब आप कास्ट के बारे में लिखेंगे ना, तो आपको कास्ट में जीएस घुरिये को देना होगा, और ल्यू ड्यूमोंट को देना होगा, या देसाई को देना होगा, और दीपांकर गुप्ता को भी आप देंगे जो रिसेंट के थिंकर्स हैं। तो दीपांकर गुप्ता ने जो कहा था कि ब्राह्मण्स को लोग मतलब जो ड्यूमा ने कहा कि ब्राह्मण्स को केंद्र में रखा जाता है, ब्राह्मण्स ही रेफरेंस ग्रुप की तरह काम करता है। उन्होंने जाटों की स्टडी की, और जाट के नॉर्थ इंडिया में जो जाट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी की, और वो स्टडी को देखते हुए बताया कि जाट तो ब्राह्मण्स को लेज़ी मानते हैं, ग्रिडी मानते हैं। तो यहाँ पर तो जो ड्यूमोंट ने बताया कि ब्राह्मण्स को प्योर, सेक्रेड, हाईली प्रेज्ड माना गया है, हर जाति के लोग ब्राह्मण्स को ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस आधार पे भी थ्योरी इनकी कई जगह थोड़ी सी इधर उधर दिखने को मिलती है। पर जब बात होती है कंक्लूज़न की, तो आप कंक्लूज़न में ये सारे क्रिटिसिज्म ज़रूर लिखेंगे, पर आप बताएंगे कि ड्यूमोंट ने एक कास्ट स्टडी के लिए बहुत ही बड़ा आधार तैयार किया।
कुछ जीएस घूरिए से लेते हुए और जीएस मतलब कुछ चीज़ों को जीएस घूरिए से लेते हुए उसमें और चीज़ों का एक्सप्लेन करते हुए आगे के थिंकर्स को एक आधार दिया कि किस तरह से आप इंडियन कास्ट सिस्टम, जो कि बेसिक क्वालिटी है हमारे इंडियन सोसाइटी की, जब भी इंडियन सोसाइटी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्वालिटी को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कास्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि रिलीजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पुरुषार्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, धर्म व्यवस्था वही जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे है। तो उसका स्टडी करके एक बहुत वृहद आधार पे अपनी किताब होमो हायरार्किकस में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि आगे जो भी लोग आए उनमें और ब्रॉड स्टडीज़ कर सकें। तो निश्चित ही कोई जो स्टडी होती है वो गलत नहीं जाती है, और ये मान के चलिए कि जिस भी स्टडी का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो मोस्ट इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज़ में मानी जाती है। जैसे मार्क्स की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकल, मतलब जो क्रिटिक्स थ्योरी जो जितने भी क्रिटिक्स हुए हैं अलग अलग सिद्धांतों के लिए, उसमें मार्क्स की थ्योरी का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया। पर आज भी इतने सालों बाद भी आज ये स्टडी इस्टेब्लिश्ड की हुई है हमारी सोसाइटी में। आप पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, इन सभी में आप मार्क्स को पढ़ते हैं। तो यही है, आज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी ड्यूमा की थ्योरी। और कुछ और ज़रूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रयास कर रही हूँ, करती रहूँगी। आप सभी से एक निवेदन है कि आप शेयर करिए मेरे वीडियोस को, मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं, आपके लिए कंटेंट तैयार करती रहूं सर्च कर के, और मेरा सपोर्ट देते रहिए। दैट्स ऑल। अब सभी लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।